नमस्कार, टॉप 56 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। अगले आधे घंटे में मैं एक दो नहीं करीब 40-50 स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें आज बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिले। इसके अलावा समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं, कुछ जानकार जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उर्जित पटेल साहब इस बार ट्रेड पॉलिसी में क्या बड़े अनाउंसमेंट करते हुए दिख सकते हैं, उसका बाजार पे क्या असर देखने को मिल सकता है, इकोनॉमी पे क्या असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी से पहले बाजार एक बेहद दायरे में कारोबार कर रहा है। ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर शेयर्स होंगे जहाँ पे कमाई के मौके हो सकते हैं। आदित्य दीनार से बात करेंगे पॉलिसी को लेके, क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या संभावनाएं देखी जा सकती है पॉलिसी को लेके, और उससे स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ आप किन शो में खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। बैंकिंग शो में एक थोड़ा पुलबैक देखने को मिला है, तो बैंकिंग शो में क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। आपको एक मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे जिसमें उम्मीद है कि तेजी देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनी के शेयर में आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कौन सी सरकारी कंपनी पर भरोसा करने चाहिए ज़्यादा, जहाँ मौके हो सकते हैं। और फार्मा में लगातार खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अभी की एक बड़ी खबर आती हुई कि एयर एशिया को जो है सम्मान दिया गया ईडी की तरफ से। इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ तरुण जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या है खबर? बिल्कुल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज एयर एशिया के ऑफिशियल्स को सम्मन किया है और फेमा के रेगुलेशन के वायलेशन के चलते उनको सम्मन किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो 22 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है एयर एशिया के अंदर, उसकी पूछताछ के लिए उनको सम्मन किया गया है और अगले 15 दिन के अंदर एयर एशिया के ऑफिशियल्स को ईडी के सामने पेश होना होगा और अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा कि किस तरीके से जो 22 करोड़ का ट्रांजैक्शन है वो हुआ है। क्योंकि इसमें राजेंद्र दुबे जो है उनका नाम आ रहा था और साथ ही एक टेररिस्ट फंडिंग का भी नाम इस पूरे मामले में आया था। और सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट वो लेके गए थे। उसका डेलॉयट की जो फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है उसमें भी साफ तौर से ये देखने को मिला कि जो एक दुबई बेस्ड एक ट्रेडर है जिनका नाम यूएस की टेररिस्ट ग्रुप में है, उनको फंडिंग की गई। तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरा फंडिंग रूट जानना चाहता है कि किस तरीके से ये फंडिंग की गई थी और जो 22 करोड़ का मामला है वो कैसे पैसा इंडिया लेके आया गया और जो प्रॉफिट है वो कैसे दुबई बेस्ड कंपनी को दिया गया। क्योंकि जो वेंडर्स अपॉइंट किए गए थे वो दुबई बेस्ड कंपनी के थे। तो इन सभी मामलों की जांच के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एयर एशिया के ऑफिशियल्स को सम्मन किया है। पहले भी हमने देखा था तरुण के मामला जब आया था तो उस समय हमने देखा था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को पूरी बहुत जोर शोर से उठाया था। आपकी एयर एशिया से कोई बातचीत हुई, उनकी तरफ से कोई सफाई है क्या इस मामले में? कुछ ही मिनटों पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सम्मन किया गया है, तो एयर एशिया के ऑफिशियल से बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उन्होंने कंफर्म किया है कि बिल्कुल फेमा के रेगुलेशन के वायलेशन को लेकर ये एयर एशिया ऑफिशियल्स को सम्मन किया गया है। शुक्रिया तरुण, लगातार इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आते हुए कि फेमा उल्लंघन मामले में जो है एयर एशिया को समन भेजा गया है। ईडी ने जो है समन ये भेजा है। लेकिन कई सारे स्टॉक्स, लेकिन देखिए इस खबर के अलावा आप कई सारे स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। एक सेक्टर देखिए बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, जहाँ पे आज बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है पॉलिसी से पहले। खासतौर पे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। बैंकिंग स्टॉक्स में जो तेजी थोड़ी देखने को मिली, कल हमने देखा था थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, उसके पहले एक अच्छी खरीदारी। कहीं ना कहीं क्रेडिट पॉलिसी का एक ट्रिगर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा पुलबैक देखने को मिला। ऑटो शेयर देखिए, वहाँ भी कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिल रही है। और क्रेडिट पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है इकरा के सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जुड़ चुकी है। मैम, बेहद शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही होगा कि जिस तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हैं जो लगातार जी बिजनेस का पोल निकल कर आ रहा है, उसमें यह है कि 4.5 बेसिस पॉइंट यानी 4.5% के आसपास की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। आप लोगों की कितनी उम्मीद है? क्या ये मान के चल रहे हैं कि 4.5% ब्याज दरों में कटौती की पूरी संभावना है? जी, हमारा भी यही अनुमान है कि आज की पॉलिसी में 1/4 दर की कटौती होगी और ना इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन है और ना ही आज कोई पॉज का एक्सपेक्टेशन है। अगर हम पिछले कुछ महीनों का ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड देखें तो जो GDP ग्रोथ रही है, GVA ग्रोथ, वो पहले 6 महीने इस साल के में तो काफ़ी फ्लैट थी। पिछले साल के कंपैरिजन में जो एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा खरीफ हार्वेस्ट और पे कमीशन की वजह से एक बहुत बड़ा कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा Q3 के आगे, वो थोड़ा डिमोनेटाइजेशन की वजह से अभी थम गया है। जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ा हिट आया है और जो नॉन डिस्क्रेशनरी परचेजेस हैं उनका एक डेफर करे जाने का ट्रेंड अभी बन रहा है। तो एक तो ये ग्रोथ साइड पे हो गया। दूसरा, अगर हम इन्फ्लेशन की साइड पे देखें तो डेफिनेटली
जो CPI इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी कम हो रही थी, और अब डिमोनेटाइजेशन के बाद जो डिमांड पे इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर के महीने में 3.6% के आसपास CPI इन्फ्लेशन की दर रहेगी। इससे कम नहीं गिरेगी, क्योंकि जो CPI का बास्केट है उसमें 50% तो सिर्फ फूड आइटम्स है, और वहाँ हमें नहीं लगता कि रिटेल लेवल पे एक कोलैप्स प्राइसेस में होगा जिस तरह से मंडी लेवल या होलसेल लेवल पर हुआ है। तो 3.6% नवंबर की CPI इन्फ्लेशन, और उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक मॉडेस्ट अपटिक रहेगी आने वाले महीनों में। डेफिनेटली जो ओपेक की डील हुई है उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे और उनके जो फ्यूल्स है उन पे रहेगा, लेकिन फिर भी हम यही एक्सपेक्ट करें कि RBI का मार्च 2017 का जो 5% का टारगेट है CPI इन्फ्लेशन उसके नीचे ही रहेगा। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि 50 बेसिस पॉइंट्स तक रेट कट हो सकता है अगले जून तक। तो 25 बेसिस पॉइंट्स आज और एक और राउंड 25 बेसिस पॉइंट्स का अगले साल के पहले 6 महीने की पॉलिसीज़ में। जी मैम, तो सीधे तौर पे मानते हुए रीत निहार की अभी इस बार की पॉलिसी में केवल 4.5% की कटौती हो सकती है, लेकिन आने वाले पॉलिसीज़ में 4.5% की और भी गुंजाइश है कटौती होने की। अभी एक बड़ी खबर आती है कि CERC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने जो है बिजली की दरें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, और ये कहीं ना कहीं खबर टाटा पावर, अदानी पावर जैसी कंपनियों के लिए पॉजिटिव टिकट है। तो अदानी पावर का शेयर देखिए अब 3% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करा, और बीते एक हफ्ते में हमने देखा था कि अदानी पावर में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। कल के ट्रेड में भी देखिए पावर स्टॉक्स में तेजी थी, और अभी भी देखिए इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं पावर स्टॉक्स में वापस से टाटा पावर, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। आज के जानकार किरण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से हमने देखा है किरण कि पावर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, क्या राय होगी आपकी अदानी पावर, टाटा पावर पे? अदानी पावर पे पहले से ही एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। करीबन 24 रुपए से 33 रुपए तक ये बहुत बड़ी मूव, हमने वर्टिकल रैली देखी है, एक भी छोटा भी करेक्शन नहीं आया इसमें। तो इन लेवल्स पे खरीदी करना यानी बहुत मुश्किल होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में फेवरेबल नहीं होगा। पर जिनके पास है मैं मानता हूँ कि उन्होंने होल्ड करना चाहिए। इनका लक्ष्य रहेगा करीबन 35 रुपीज 30 पैसे टू बी वेरी प्रिसाइज, ये टारगेट रहेंगे इस स्टॉक के लिए। और इन टारगेट्स के लिए जिनके पास है उन्होंने 32 का स्टॉप लॉस लगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। आदित्य हमारे साथ बनी हुई है। जिस तरह से आपने कहा मैम कि 0.5% तक की अगर 6 महीने का होराइजन लेकर चले तो 0.5% तक की ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश देखने को मिलती है। लेकिन ये पहली पॉलिसी होगी नोटबंदी के बाद। तो नोटबंदी हो गई, हमने देखा ट्रंप जीत चुके हैं US में, तो कई सारी चीज़ें बदल चुकी है पिछले एक महीने में। एक बड़ी दिक्कत जो है कहीं ना कहीं पिछले अगर कहें एक महीने के आसपास खास तौर पे कि नोटबंदी की वजह से एक लिक्विडिटी की दिक्कत कहीं ना कहीं देखने को मिली है सिस्टम में। क्या इस बार की पॉलिसी में RBI की तरफ से इस मुद्दे पे कुछ बड़ी पहल की जा सकती है? देखिए, जो आपने बात कही, अभी जो सिचुएशन है वो जो पब्लिक है वहाँ पे नोट की कमी है, और जो बैंक्स है उनके पास लिक्विडिटी बहुत ही भरपूर है। तो डेफिनेटली बैंक्स की साइड पे जो इंटरबैंक या सिस्टेमिक लिक्विडिटी जो होती है उस पे किस तरह के मेजर्स अब आगे होंगे उसको मैनेज करने के लिए, ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है आज की पॉलिसी से। पहले जो CRR टेम्परेरीली बढ़ाया गया है, उसके बाद जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है उसका लिमिट भी बढ़ाया गया है। तो अभी हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि जो CRR हाइक था, टेम्पररी CRR हाइक जो किया गया था, वो आज की पॉलिसी में ही उसका रिवर्सल अनाउंस हो जाएगा, और हो सकता है एज सून एज जो अगला रिपोर्टिंग फ्राइडे है, जो अभी आने वाला फ्राइडे है। और जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है उसमें ऑलरेडी फ्राइडे ऑनवर्ड्स रोज़ थोड़े शॉर्ट टर्म बिल्स इशू करे जा रहे हैं लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो हो सकता है कि आज के पॉलिसी में एक थोड़ा डिटेल टाइमलाइन भी इंडिकेट करी जाए इन कैश मैनेजमेंट बिल्स की, कि किस टेन्योर के और कितने अमाउंट के एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। तो हो सकता है कम से कम जो इंटरबैंक लिक्विडिटी है, सिस्टेमिक लिक्विडिटी है, उसको मैनेज करने के थोड़े स्पेसिफिक्स शायद आज की पॉलिसी में अनाउंस हो जाए। दूसरी जो आपने बात कही थी कि जो आम पब्लिक है उनको नोटबंदी की वजह से तंगी हो रही है, हमारी आशा तो है कि इस पे भी थोड़ा सा टिप्पणी आए RBI की तरफ से कि आगे जाके आने वाले हफ्तों में
क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कितनी जल्द किया जा सकता है कि कितनी जल्दी और नोट प्रिंट होंगे और जो विथड्रॉल्स पे लिमिट्स हैं उनको ईज़ किया जाएगा। जैसा कि मैम ने कहा कि एमएस हमने देखा था पिछले दिन एमएस की लिमिट बढ़ाई भी गई थी, सीआर भी 100% तक करने की बात की गई थी जो हाल की जो डिपॉजिट हुई थी। क्या आपको लगता है कि इस लिमिट को वापस जो अभी टाइमलाइन इसको और भी बढ़ाया जा सकता है और सीआर के फंड पे भी कुछ फैसले हो सकते हैं जिसमें हो सकता है कि सीआर बढ़ाने के भी फैसले हो, इस तरह की बातें भी आ रही है सामने? देखिए, सीआरआर का जो टेम्प्रेरी डिसीजन था वो ये था कि सितंबर 16 से लेके नवंबर 10 तक जो भी डिपॉजिट्स इकट्ठी की गई थी उन पे 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर लगाया जाएगा। अब इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट बैंक्स ने ऑलरेडी कुछ लेंडिंग भी करी थी, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स भी करी हुई थी और अब उन पे 100% सीआरआर लगने की वजह से सिचुएशन ये है कि उन पे बैंक्स कुछ अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो डिपॉजिट है उस पे वो इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को तो दे रहे हैं। तो ये सीआरआर वाला मूव बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हार्श है, इसीलिए यही एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम ये टेम्प्रेरी मूव जो है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। अभी अगर थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करें तो अराउंड 15.5 लाख करोड़ की करेंसी रिप्लेस करनी है, तो दिस इज़ द मैक्सिमम जो अभी बैंक्स को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते तक 2-2.5 करोड़ ऑलरेडी एक्सचेंज या विथड्रॉ हो चुका था, तो बचे 13 लाख करोड़। उसमें से एमएसएस का जो हाइक किया गया है, जो सीलिंग है वो 6 लाख करोड़ का है और आरबीआई के पास अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ की होल्डिंग है वो 7 लाख करोड़ के ऊपर है। तो जो एक्सेस लिक्विडिटी होगी मैक्सिमम वो 13 लाख करोड़ की हो सकती है और उतना तो अब अब्जॉर्ब हो ही जाएगा एमएसएस के थ्रू या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ जो आरबीआई के पास हैं उनको कोलैटरल देकर जो लिक्विडिटी विंडो होती है वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अब सीआरआर हाइक की ज़रूरत नहीं लग रही, तो मेरे हिसाब से तो अब जो टेम्प्रेरी सीआरआर हाइक है वो रिवर्स हो जानी चाहिए और जो 4% का नॉर्मल जो सीआरआर है वो सीआरआर वहीं पे रहना चाहिए। कोई हम नियर टर्म में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि सीआरआर का जो नॉर्मल रेट है वो 4% से बढ़कर 5 या 6% पे लाया जाएगा। मैम आखिरी सवाल होगा, 13 और 14 को फेड की बैठक होने वाली है, उस पर भी सबकी नज़र होगी और निश्चित रूप से इस बार के पॉलिसी में आरबीआई भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर नज़र रखेगा। आपको लगता है कि उस पॉलिसी को फेड पॉलिसी को ध्यान में रख के भी कुछ अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं या कुछ बयान दिए जा सकते हैं? सो डेफिनेटली जो पिछली बार की पॉलिसी थी, जो नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पहली बैठक थी, उसमें हमने ये नोटिस किया था कि ग्रोथ पे और पर्टिकुलरली ग्लोबल ग्रोथ पे काफ़ी चिंता जताई गई थी और काफ़ी उस पर एम्फेसिस भी दिया गया था। तो सर्टेनली जो अभी आने वाली फेड की पॉलिसी है और भी जो मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उन पे उनका डिस्कशन तो होगा आज की भी पॉलिसी स्टेटमेंट में मेरे हिसाब से। बट मुझे नहीं लगता कि फेड की होने वाली मीटिंग और उसमें जो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि रेट हाइक होएगा उसकी वजह से कि आज की पॉलिसी में रेट कार्ड डेफर हो जाएगा, उसका तो मुझे बहुत कम लाइक्लीहुड लग रहा है। शुक्रिया मैम जी बिजनेस से बात करने के लिए। तो ये एकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति ध्यान ये कहती हुई कि 4.25% जो है ब्याज दर में कटौती की पूरी संभावना है, लेकिन अगली पॉलिसी में वापस से जो आरबीआई जो है 4.25% की रेट ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं और कहीं ना कहीं नोटबंदी जैसे तमाम मुद्दों पे उनकी तरफ से कुछ बड़े बयान देखने को मिल सकते हैं।